एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल बच्चों। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये पूरी जो सीरीज हमारी चल रही है जहां पे हम आपको डिस्टिंग बिटवीन बाहर कराने की कोशिश करें, क्योंकि 12 मार्क्स के डिस्टिंग बिटवीन आने वाले बच्चों, और ये 12 मार्क्स हमारे बच्चों को पूरे मिले 12वीं में, इसीलिए ये मेहनत जारी है। तो इसके पहले के जो वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 और 2 के जो डिस्टिंग बिटवीन थे, चारों चार डिस्टिंग बिटवीन अच्छे से बाहर करवाए थे, एकदम लिक्विड फॉर्म में। MNS इज अ रिस्की पार्टी करके आपको एकदम शॉर्ट फॉर्म में बाहर करवाया था, तो आपको चारों डिस्टिंग बिटवीन याद हो गए बेचा। आज हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 3 के डिस्टिंग बिटवीन। यहाँ पे भी हमारे 4 डिस्टिंग बिटवीन है। प्रायोरिटी लेवल पे मैं आपको डिस्टिंग बिटवीन करवा रहा हूँ। पहले ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन कराऊंगा, फिर सेकंड जो लेस प्रायोरिटी है, थर्ड लेस प्रायोरिटी, एकदम लास्ट प्रायोरिटी। हाँ, चारों डिस्टिंग बिटवीन पढ़ेंगे। सर इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है? अरे भाई ऐसा मत करो, पूरे डिस्टिंग बिटवीन पढ़ो, क्योंकि बेटा इसके ऊपर तो 12 मार्क्स है। क्यों हम 12 मार्क्स छोड़ दें? तो इसको एक को भी छोड़ना नहीं है। अगर ये डिस्टिंग बिटवीन में नहीं आया तो आप शॉर्ट आंसर्स में, जैसे कि बोनस और राइट इशू है, तो आप अगर शॉर्ट आंसर्स में क्वेश्चन आए तो भी आप लिख पाओगे, डिस्टिंग बिटवीन में आए तो भी लिख पाओगे, तो इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है बेटा? तो सीरीज को शुरू करते हुए पहले अगर आपने वो डिस्टिंग बिटवीन नहीं पढ़े हो तो वो वीडियो पे जाइए, पहले वो चारों डिस्टिंग बिटवीन रट लीजिए, फिर इसको कंटिन्यू देखिए बेटा। ठीक है, चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। जी हाँ, मोस्ट रिपीटेड डिस्टिंग बिटवीन है, जैसे कि इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स, या शेयर्स और डिबेंचर्स, या फिर फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल इंपॉर्टेंट है। वैसे ये भी एक फिक्स्ड ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन मैं कह सकता हूँ कि मोस्ट प्रायोरिटी क्वेश्चन हो सकता है। इसके लिए पहले इसको डिस्कस करेंगे। इसको बाहर करने की एक टेक्निक है जहां पे आपको क्वेश्चन क्रिएट करने, क्या क्रिएट करने बेटा? क्वेश्चन। मीनिंग के बाद आपको क्वेश्चन क्रिएट करते जाने, अपने आप से सवाल पूछो, अपने आप जवाब मिलते जाएंगे आराम से। पहले समझ जाइए ट्रांसफर और ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है। यहां पे ट्रांसफर कर रहे हैं किस चीज को? शेयर्स को। और ट्रांसमिशन भी कर रहे हैं किसको? शेयर्स को। तो एक चीज समझ जाइए, ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? तो जब आप अपने शेयर्स को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को क्या कर रहे हो? ट्रांसफर कर रहे हो। एक्चुअल में शेयर्स नहीं, यहां पे वर्ड याद करेंगे, टाइटल दे रहे। क्या दे रहे बेटा? टाइटल। टाइटल का मतलब होता है बेटा यहां पे ओनरशिप। क्या दे रहे बेटा? ओनरशिप। चाहे वो ट्रांसफर करो चाहे वो ट्रांसमिशन करो, यहां पे हम ट्रांसफर क्या करने वाले बेटा? ट्रांसफर क्या करने वाले बेटा हम लोग? यहां पे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। क्या ट्रांसफर करते बेटा? प्लीज ये वर्ड को पकड़ लो, ट्रांसफर या फिर गिविंग, गिवन ओनरशिप। क्या करे बेटा? ओनरशिप। आपके शेयर्स की, आपकी खुद की ओनरशिप आप क्या कर रहे हो बेटा? जब किसी और को दे देते हो, 1% टू अनदर पर्सन। जी हाँ, when ownership is transferred from one person to another person। जी हाँ, one person से another person से आपकी ओनरशिप, या जब एक शेयर होल्डर अपनी ओनरशिप किसी और व्यक्ति को क्या कर रहा है बेटा? ट्रांसफर कर रहा है या दे रहा है, उसे ट्रांसफर कहते हैं। ट्रांसमिशन में भी हम ओनरशिप ही ट्रांसफर करते हैं, शेयर होल्डर अपनी ओनरशिप ही ट्रांसफर करते हैं, बट एक छोटा सा चेंज है। यहां पे ये अपनी मर्जी से अपनी ओनरशिप को ट्रांसफर कर रहा है, जबकि यहां पे कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे इसे जबरदस्ती अपनी ओनरशिप देनी पड़ रही है किसी और को। वो सिचुएशन हो सकती है ओनर खुद मर गया, ओनर पागल हो गया, या ओनर बैंकरप्ट हो गया। ये 3 सिचुएशन। यस, या तो वो डेथ हो जाए उसकी, या तो वो मेंटली रिटायर्ड हो जाए, या फिर वो बैंकरप्ट हो जाए। ये 3 सिचुएशन में जब एक शेयर होल्डर की ओनरशिप उससे लेके किसी और व्यक्ति को दे दी जाए, उस सिचुएशन को ट्रांसमिशन कहते हैं। जी हाँ बच्चों, बहुत प्यारी लैंग्वेज में आपको समझ में आ चुका होगा ट्रांसफर का मतलब क्या और ट्रांसमिशन का मतलब क्या। ट्रांसफर और ट्रांसमिशन दोनों ही सिचुएशन में ओनरशिप ट्रांसफर होती है शेयर होल्डर से अनदर पर्सन को। बट मैं वर्ड यूज करूंगा ट्रांसफर कब? जब मैं मेरी स्वयं की मर्जी से, विलिंगली, वॉलेंट्री, मैं मेरे शेयर्स की ओनरशिप किसी और पर्सन को देना चाहता हूं बाय एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, उसे ट्रांसफर कहते हैं। और एक स्पेशल सर्कमस्टेंस, एक स्पेशल सिचुएशन में आके मेरे शेयर्स की ओनरशिप मैं किसी और व्यक्ति को दे रहा हूं। हो सकता है सिचुएशन डेथ हो सकता है वो इंसॉल्वेंट हो, चाहे वो हो सकता है इंसेंट हो, मेंटली डिस्टर्ब हो, बैंकरप्ट हो, या फिर बच्चा उसकी डेथ हो गई हो ओनर की, और उस सर्कमस्टेंस में उसकी ओनरशिप, शेयर होल्डर की ओनरशिप किसी और व्यक्ति को दी जाए, तो उसे ट्रांसमिशन कहते हैं। ये क्लियर हो गया?
अब यहाँ से हमको बहुत क्लियर समझ में आ जाता है ट्रांसफर कौन करता है, तो ट्रांसफर ओनर अपनी मर्जी से करता है। ट्रांसफर करने का स्टेप्स ओनर उठाता है। ट्रांसफर करते समय कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। ट्रांसफर में पैसे लिए भी जा सकते हैं या नहीं भी लिए जा सकते, और अगर पैसों की बात आ जाए तो स्टैम्प ड्यूटी आएगी। ये पॉइंट बनेंगे अपने ट्रांसफर में। यहाँ पे ट्रांसफर करते समय दो लोग हो गए, लेने वाला और देने वाला, जबकि यहाँ पे एक ही पर्सन होगा, रिसीवर, है ना, चाहे वो उसका वारिसदार हो, चाहे वो उसका क्रेडिटर हो जिसको बैंक ने हायर किया हो या बैंक ने नॉमिनेट किया हो कि भाई आपकी प्रॉपर्टी इनको दे दो क्योंकि आप बैंकरप्ट हो चुके हो, या फिर आपका केयर टेकर हो। अगर मेंटली रिटायर्ड हो तो आपके केयर टेकर को प्रॉपर्टी जाएगी, अगर डेथ हो चुकी तो आपके सक्सेसर को प्रॉपर्टी जाएगी, और अगर बेटा आप इंसॉल्वेंट हो चुके तो बैंकरप्ट हो गए तो आपकी प्रॉपर्टी आपके क्रेडिटर को जाएगी। अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए, मतलब कि मेंटली इंसेंट हो चुके हो, तो आपके केयर टेकर को प्रॉपर्टी जाएगी। ये तीनों कंडीशन में आपकी प्रॉपर्टी, मतलब कि आपके शेयर्स की ओनरशिप किसी और को दे दी जाती है। मतलब यहाँ पे लेने वाला तो है पर देने वाला नहीं है। यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन या कोई इंस्ट्रूमेंट साइन होने वाला नहीं है दोनों के बीच में, क्योंकि एक ही आदमी है, लेने वाला, देने वाला नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होने वाला है क्योंकि लीगल सक्सेसर के पास जाएगी, तो यस कोर्ट का ऑर्डर होगा, बैंक का ऑर्डर, कोर्ट का ऑर्डर होगा। साथ ही साथ यहाँ पे कोई स्टैम्प ड्यूटी लगने वाली नहीं है। तो यहाँ पे 1 पार्टी, यहाँ पे 2 पार्टी, यहाँ पे कोई लीगल डॉक्यूमेंट साइन हो सकता है, यहाँ पे होने वाला नहीं है। यहाँ पे इनिशिएटिव ट्रांसफरर, मतलब जिसको शेयर बेचना है वो लेता है, जबकि यहाँ पे इनिशिएटिव जो रिसीवर है वो लेता है। ये ध्यान रखना और आसान लफ्जों में लिख लेना, ठीक है। शुरू करते हैं पूरा डिस्टिंग बिटवीन इन डिटेल में। चलिए देखते बेटा, होप हाईलाइट्स आपको समझ में आ चुकी होगी। देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, मीनिंग। जी हाँ, यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको चेंज कर रहा हूँ, जो चेंज कर लेना तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स मींस क्या, तो वॉलंटरी या एट विलिंगली, डिलिबरेटली, एक वर्ड लिखोगे तो चलेगा, वॉलंटरीली गिविंग अवे वन शेयर्स टू अनदर पर्सन। या तो आप ये लिखिए या तो आप सिंपल लफ्ज में लिखिए, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम शेयर होल्डर टू अदर पर्सन विलिंगली। ठीक है, अपनी मर्जी से ट्रांसफर करने को हम ट्रांसफर कहते हैं। 1% या गिविंग ओनरशिप ऑफ शेयर्स टू अनदर पर्सन विलिंगली, वॉलंटरीली, इसे ट्रांसफर कहते हैं। एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर। सेकंड, ट्रांसमिशन मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। जी हाँ, यहां पे भी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है, यहां पे भी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है, ऑफ मेंबर्स ऑफ शेयर्स टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे किसको शेयर्स दिए जाएंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। यहाँ पे एनी पर्सन, अनदर पर्सन को दिए जाए, कोई भी हो सकता है सामने, ठीक है। ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, यहाँ पे वॉलंटरी होगा अपनी इच्छा से, यहाँ पे ऑपरेशन ऑफ लॉ, ये वर्ड लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मेंबर्स ऑफ शेयर्स टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम शेयर होल्डर टू अनदर पर्सन विलिंगली, वॉलंटरीली एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है, यहां तक अगर आपने लिख लिया तो भी आपका आंसर बन जाता है। इसके आगे एक एक्स्ट्रा वर्ड दिया है उन्होंने, कब होता है, तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हेन डन। ट्रांसफर कब होता है, ट्रांसमिशन कब होता है। तो मैंने कहा ना, ट्रांसफर तो जब अपनी इच्छा हो, अपनी विलिंगनेस हो कि भाई मुझे मेरे शेयर्स को बेचना है, मुझे मेरे शेयर्स किसी को गिफ्ट में देने हैं, जब मेरी इच्छा हो तब ट्रांसफर करते हैं। बट बेटा ट्रांसमिशन एक स्पेशल सर्कमस्टेंस में होता है, चाहे ओनर की क्या हो जाए बेटा, डेथ हो जाए, या वो इंसोलेंट हो जाए, या वो इंसेंस हो जाए, मेंटली डिस्टर्ब हो जाए, ये सिचुएशन में होता है। इंसेंटी, इंसोल्वेंसी एंड डेथ। जी हाँ, इंसेंटी, इंसोल्वेंसी एंड डेथ की सिचुएशन में ट्रांसमिशन होता है। तो लेट्स सी, पढ़ते हैं आराम से। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कब होता है, तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स डन, यहां पे लिखेंगे हम लोग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज डन व्हेन मेंबर वांट टू सेल। पहला पॉइंट है, या तो वो सेल करना चाहता है हिज शेयर्स और गिविंग हिज शेयर्स एज अ गिफ्ट,
या तो वो गिफ्ट देना चाहता है किसी को अपने शेयर्स को, या अपने शेयर्स को बेचना चाहता है, तब ट्रांसफर होता है। ट्रांसमिशन कब होता है? तो ट्रांसमिशन, ये हटा देंगे अपन, ये हटा देंगे, इसकी जगह पे अपन क्या लिखे? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। यहां पे अपन क्या लिखे? ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स इज डन व्हेन द मेंबर इज डाई और बिकम इंसॉल्वेंट या बिकम अ इंसेंस। या ऊपर के तीनों वर्ड लिखोगे तो चलेगा, व्हेन डेथ, इंसॉल्वेंसी और इंसेंटी ऑफ अ मेंबर टेक प्लेस। ठीक है, सिचुएशन समझी? ये तीन स्पेशल सिचुएशन आएगी तभी ही ट्रांसफर कहा जाता है। ये कब होता है? जब उसे बेचने की इच्छा हो, जब उसे किसी को गिफ्ट देना हो, अपने शेयर किसी और को, तब ट्रांसफर होता है। तो मीनिंग हो गया व्हेन डन। ओके, कब डन होता है? अच्छा, ट्रांसफर क्या होता है समझ में आया? ट्रांसफर कब होता है वो समझ में आया, व्हेन इट्स डन। ट्रांसफर कब होता है, ट्रांसमिशन कब होता है, समझ में आया। सर आगे, ट्रांसफर करता कौन है और ट्रांसमिशन करता कौन? तो नेचर ऑफ एक्शन, नेचर ऑफ एक्शन, who do this action? तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज अ वॉलंटरी एक्शन। कैसी एक्शन है? वॉलंटरी एक्शन, अपनी मर्जी से, एट विलिंगली। यहां पे कोई फोर्स नहीं है, किसी की जोर जबरदस्ती नहीं है। जबकि ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स इज एन इनवॉलंटरी एक्शन, मतलब मेरी मर्जी नहीं है फिर भी मुझे ये करना पड़ेगा। ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है भाई कि आप बैंकरप्ट हो चुके हो, आप अपना कर्जा नहीं चुका पा रहे हो, तो आपकी प्रॉपर्टी किसी और को दे दी जाएगी। यहाँ पे मेरी इच्छा नहीं है, मेरी विलिंगनेस नहीं है शेयर ट्रांसफर करने की, फिर भी मुझे करना पड़ेगा। आप इंसेंट हो चुके हो, इंसेंस, मेंटली डिस्टर्ब हो, आपके केयर टेकर को दे दी जाएगी। गवर्नमेंट कोर्ट ऑफ ऑर्डर, आपको कोर्ट ऑर्डर इशू करेगी, केयर टेकर आप इसकी केयर करो और इसकी प्रॉपर्टी आप ले लीजिए। और लास्ट में दिया गया है आपको डेथ, तो आपके सर्वाइवर को, आपके सक्सेसर्स को वो प्रॉपर्टी दे दी जाती है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो ये कैसा एक्शन है? ट्रांसफर ऑफ शेयर इज अ वॉलंटरी एक्शन टेकन बाय अ मेंबर, जबकि ट्रांसमिशन इज अ इनवॉलंटरी एक्शन और टेकन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ये कौन करता है? तो मेंबर खुद करता है। ये कौन करता है? तो ऑपरेशन ऑफ लॉ किया जाता है। ये वॉलेंट्री है, अपनी मर्जी, स्वयं मर्जी से, और ये कोर्ट ऑफ लॉ या कोर्ट या ऑर्डर ऑफ लॉ की मर्जी से। नेक्स्ट दिया जाता है पार्टी। सर जब ट्रांसफर होता है तब कितनी पार्टी होती है? तो सर यहाँ पे ट्रांसफर के समय दो पार्टी होती है, एक लेने वाला होता है और एक देने वाला होता है। ट्रांसमिशन में सिर्फ लेने वाला होता है, देने वाला होता नहीं है। तो कितनी पार्टी हो बाबा, कितनी पार्टी? तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, इन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स देयर आर कितनी पार्टी? टू पार्टी, मेंबर वो कॉल ट्रांसफरर और बायर वो कॉल ट्रांसफरी। सामने देयर इज ओनली वन पार्टी, द नॉमिनी, चाहे वो नॉमिनी ऑफ द मेंबर इन केस ऑफ द डेथ। अगर डेथ हो जाती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, जिसे हम नॉमिनी कहते हैं। देने वाला तो है ही नहीं, मर गया, राम भरोसे हिंदू होटल। लेने वाला खड़ा है, भाई वो चला गया, दे दो। यहाँ पे वन पार्टी, यहाँ पे कितनी पार्टी? यहाँ पे टू पार्टी, यहाँ पे वन पार्टी। कौन कौन? तो ट्रांसफरर और ट्रांसफरी। यहाँ पे सिर्फ कौन है बेटा? नॉमिनी, मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, कौन रहेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या कोई डॉक्यूमेंट बनता है? हाँ सर, यहाँ पे दो पार्टी है, दोनों पार्टी के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट तो साइन होगा, अग्रीमेंट तो बनेगा ही बनेगा। तो ट्रांसफर रिक्वायर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, डॉक्यूमेंट बनेगा। इट इज कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ट्रांसफर एंड ट्रांसफर। यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि सामने कोई नहीं भाई। नो इंस्ट्रूमेंट, डायरेक्ट ऑपरेशन ऑफ लॉ। कानून ने ऑर्डर पास कर दिया, लॉ ने ऑर्डर पास कर दिया, भाई उसको दे दो, देना पड़ेगा। तो नो ट्रांसफर नीडेड, नो डॉक्यूमेंट। तो याद रखो 5 पॉइंट, बहुत इजी, बहुत प्यारे बच्चा, एग्जाम में आए तो लिख लेना। मीनिंग ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। मीनिंग में सिंपल लिखना है। ट्रांसफर मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ अ मेंबर ऑफ शेयर्स फ्रॉम वन, मतलब शेयर होल्डर टू द अनदर पर्सन by entering into contract with the buyer। यहाँ पे ट्रांसमिशन, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मेंबर ऑफ शेयर्स
टू देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव। और ये ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है, ये वॉलंटरी एक्शन है। यस माय डियर स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट है एक्शन, ये वॉलंटरी एक्शन है और ये इनवॉलंटरी एक्शन है। कब होता है? व्हेन इट्स डन। ट्रांसफर कब होता है भाई? जब मेरे को विलिंगनेस ऑफ सेल हो या फिर मुझे किसी को गिफ्ट देना हो, वहां पे कब होता है? तीन सिचुएशन, डेथ, इंसॉल्वेंट और इंसेंट, मेंटली डिस्टर्ब हो गया हो। चलिए सर, पार्टीज ट्रांसफर करते समय दो पार्टी, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी। यहाँ पे ओनली वन पार्टी। इन केस ऑफ डेथ ओनली कौन होगा बेटा? नॉमिनी, जिसे लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। कोई डॉक्यूमेंट, कोई इंस्ट्रूमेंट बनेगा, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स करते समय देयर इज अ यस इंस्ट्रूमेंट प्रिपेयर होगा। ट्रांसफर करते समय दे इंस्ट्रूमेंट प्रिपेयर होता है, उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी। नो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर नीडेड। सर कौन इनिशिएटिव लेता है, कौन स्टार्ट करता है? तो ट्रांसफर करते समय ट्रांसफरर मतलब के सेलर मतलब के शेयर होल्डर खुद डिसाइड करता है या तो उसे बेचना है या तो उसे गिफ्ट देना है। तो यस ट्रांसफरर, ये याद रखना OR, ट्रांसफरर क्या लेता है? इनिशिएटेड मतलब स्टार्टिंग करता है, बिगेन करता है ट्रांसफर प्रोसेस को। जबकि यहाँ पे कौन करता है बेटा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ऑफिशियल रिसीवर इनिशिएटेड करता है। दो वर्ड याद रखना है, या तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव या तो लीगल ऑफिसर, जिसको अपॉइंट किसने किया? कोर्ट ने किया है, वो इनिशिएटिव लेगा प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए। कंसिडरेशन, जब यहाँ पे डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, कैश और कैश का कंसिडरेशन हो सकता है, मे और मे नॉट बी। यहाँ पे लेने वाला ही है, देने वाला कोई है नहीं यहाँ पे भैया। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज डन ऑफ्टन बाय द मेंबर टू रिसीवर सम कंसिडरेशंस, मे बी मनी हो सकता है। बायर हैज टू पे ऑफ शेयर्स, राइट। यहाँ पे नो कंसिडरेशन, यहाँ पे सम कंसिडरेशन हो सकता है, यहाँ पे नो कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब है इन रिटर्न, इन रिटर्न। सर जब शेयर होल्डर अपना शेयर देगा सामने किसी को तो रिटर्न में कुछ लेगा, तो मे और मे नॉट भी। अगर उसने सेल किया तो लेगा मनी, और गिफ्ट दिया तो कुछ नहीं लेगा। बट यहाँ पे तो नो कंसिडरेशन, यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट होने वाली नहीं है। एज ए लीगल हायर या ऑफिसर है तो नो नीड टू पे, यहाँ पे कुछ पेमेंट होने वाला नहीं है। सर लाइबिलिटी, एक बार शेयर ट्रांसफर हो गया, द लाइबिलिटी ट्रांसफरर एंड्स आफ्टर द शेयर ट्रांसफर। एक बार शेयर ट्रांसफर हो गया तो लाइबिलिटी ट्रांसफर की क्या हो जाती? खत्म। ओरिजिनल लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज कंटिन्यू इन केस ऑफ द ट्रांसमिशन। अगर आप इंसॉल्वेंट हो चुके हो, अगर आप लोग ने इंसेंट हो चुके हो, वो दो सिचुएशन में आपकी लाइबिलिटी मेंटेन रहती है, आपकी लाइबिलिटी कंटिन्यू रहती है। नेक्स्ट स्टैम्प ड्यूटी। सर अगर कंसिडरेशन है, कॉन्ट्रैक्ट है तो स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ेगी। स्टैम्प ड्यूटी एज पर द मार्केट वैल्यू पे करनी पड़ेगी, हैज टू बी पेड। नो स्टैम्प ड्यूटी बिकॉज नो कंसिडरेशन, कोई कंसिडरेशन नहीं है। तो होप ये पूरे 9 पॉइंट आपको ध्यान में आ गए होंगे, आसानी से लिखना है। सबसे पहले आपको क्या लेना है बेटा? तो ट्रांसफर और ट्रांसमिशन का मीनिंग लिख लेना है। एक वॉलेंट्री एक्शन है, एक इनवॉलेंट्री एक्शन है, तो नेचर ऑफ एक्शन आ जाएगा। वो टेक इनिशिएटिव, तो ट्रांसफरर इनिशिएटिव लेता है, वहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव इनिशिएटिव लेता है। क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट साइन होगा? तो नहीं भाई, यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफर करते समय इंस्ट्रूमेंट आएगा, ट्रांसमिशन करते समय कोई इंस्ट्रूमेंट आएगा नहीं। कंसिडरेशन मे और मे नॉट बी, वहाँ पे नो कंसिडरेशन। स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पे पे करनी पड़ेगी, वहाँ पे मार्केट वैल्यू के हिसाब से, वहाँ पे कोई स्टैम्प ड्यूटी पे करने की ज़रूरत नहीं है। इनिशिएटिव टेकन बाय ट्रांसफरर, वहाँ पे इनिशिएटिव कौन लेगा? तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव या नॉमिनी, यस लीगल हायर जो है वो करेगा। यस माय डियर स्टूडेंट, बहुत सिंपल डिस्टिंक्ट बिटवीन है। लाइबिलिटी को सबसे लास्ट में लिखना बेटा, ठीक है। एटलीस्ट आपको 7 से 8 पॉइंट लिखने हैं। होप आपको ये टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ गया। क्वेश्चन करते हैं ना, मीनिंग के बाद में वू कौन, व्हेन डन, वू डू, व्हेन डन, वू डू। नेचर ऑफ एक्शन क्या है? तो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री है। हाउ मेनी पार्टीज? यहाँ पे 2 पार्टी, वहाँ पे 1 पार्टी। इंस्ट्रूमेंट होगा, इंस्ट्रूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट साइन, कॉन्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे होगा, वहाँ पे नहीं होगा, सिंपल है। और लास्ट में स्टैम्प ड्यूटी, अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ेगी, वहाँ पे नहीं भरनी पड़ेगी। चलिए सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट पे जाते हैं हम लोग डिस्टिंक्ट बिटवीन पे, वो है आपका आईपीओ और एफपीओ। पहले देखते हैं क्योंकि ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है, आपको ऑप्शन में जाता है, ऑप्शन में छूट जाता है बच्चे लोगों का। बट यस मैं तो चाहूंगा कि ऑप्शन में ना रख के आईपीओ और एफपीओ को पढ़ो बेटा, ठीक है।
इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर। ऑफर मतलब क्या, जब शेयर इशू होती, कंपनी जब शेयर इशू करती है उसे हम लोग ऑफर करते हैं। तो कंपनी इनिशियली पब्लिक ऑफर करती है जब पहली बार पैसे चाहिए, और फर्दर पब्लिक ऑफर होते हैं मतलब हो सकता है कि कंपनी के और पैसों की जरूरत है, कंपनी को एक्सपांड करना है, मॉडर्नाइज करना है, तब एफपीओ होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में जब पहली मुलाकात होती है ना तो उसे आईपीओ कहते हैं, और बार बार जब मुलाकात होने लगती है उसे एफपीओ फर्दर पब्लिक ऑफर कहते हैं। दोबारा मिलना, तीबारा मिलना, फिर मिलते ही रहना। ठीक है, तो देखते हैं बहुत आसान लफ्जों में कब, कौन, कहाँ, ये शब्द यूज करने अपने को ये चैप्टर के लिए। हाँ, तो पहले मीनिंग पकड़ लेते हैं, मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। आईपीओ मैच द पेयर में फंसाएगा आपको, मैं फिर से बोलता हूँ, वन वर्ड या मैच द पेयर में फंसाएगा आपको, वो ध्यान रखना। आईपीओ और एफपीओ का मैच द पेयर आता है। एफपीओ फर्दर पब्लिक ऑफर है, इनिशियल पब्लिक ऑफर है। एफपीओ लिख के कभी कभी बच्चा गलती करता है, वहां पे लिखता है फर्स्ट पब्लिक ऑफर, तो पब्लिक ऑफर फर्स्ट टिक कर देता है, वो रॉन्ग हो जाएगा बेटा, ध्यान रखना। फर्स्ट पब्लिक ऑफर मतलब होगा आईपीओ, पहली बार जब पब्लिक ऑफर करती है कंपनी अपने शेयर्स, मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर कर रही है फर्स्ट टाइम, दिस इज कॉल्ड एज आईपीओ। इनिशियल, फर्स्ट है, इनिशियल मतलब क्या बेटा, फर्स्ट टाइम, और फर्दर तो पता ही आपको, दोबारा, त्रिबारा, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम। आईपीओ रिफर्स टू एन ऑफर, क्या दे रहे बेटा, आईपीओ मतलब क्या बेटा, ऑफर। क्या ऑफर करने वाले बेटा, सिक्योरिटी, शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, व्हाटएवर। आईपीओ मतलब क्या बेटा, ऑफर ऑफ डैश, ऑफर ऑफ सिक्योरिटी बाय अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, वो कंपनी जिसका अभी तक शेयर मार्केट में नाम लिस्ट में आया नहीं है। तो जब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स पहली बार ऑफर कर रही है फर्स्ट टाइम टू द पब्लिक, उसे कहते हैं आईपीओ, पब्लिक को फॉर द फर्स्ट टाइम। समझा या नहीं समझा, होप समझा, प्लीज कमेंट करना। पहली बार कंपनी अपने शेयर किसी पर्सन को क्या करती है, ऑफर करती है। व्हेन कंपनी ऑफर देयर सिक्योरिटी वेरी फर्स्ट टाइम, जब वो कंपनी क्या नहीं है, शेयर मार्केट की स्क्रीन में लिस्टेड नहीं है, जिसका नाम शेयर मार्केट में भी रजिस्टर्ड हुआ नहीं है, उसे कहते हैं अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है, तो आईपीओ करते समय कंपनी अनलिस्टेड होती है, एफपीओ करते समय कंपनी लिस्टेड होती है, ध्यान रखना, बड़ा डिस्टिंग बिटवीन है ये। चले, एफपीओ मींस व्हाट, ऑफरिंग सिक्योरिटी, यहां पे भी ऑफर ऑफ सिक्योरिटी, यहां पे भी ऑफर ऑफ सिक्योरिटी सेम है। ये अनलिस्टेड कंपनी है, ये लिस्टेड पब्लिक कंपनी। बस आईपीओ करते समय कंपनी अनलिस्टेड होती है, एफपीओ में कंपनी लिस्टेड होती है। पब्लिक टू रेज द सब्सिक्वेंट कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, जब भी कंपनी को एक्स्ट्रा पैसों जरूरत पड़ती है तब कंपनी एफपीओ करती है, और एफपीओ करते समय कंपनी लिस्टेड हो जाती है, ऑलरेडी लिस्टेड होती है। आईपीओ करते समय कंपनी लिस्टेड होती नहीं है। ये फर्स्ट टाइम है, ये सब्सिक्वेंट, ये मेन वर्ड है, ये फर्स्ट टाइम, और ये सब्सिक्वेंट कैपिटल है, दोबारा या नेक्स्ट टाइम, फर्दर। टाइप्स ऑफ इशूअर कंपनी, कंपनी किस टाइप की होती है, तो यहां पे हमने पढ़ लिया है, यहां का कॉपी करना है, सेम पॉइंट कॉपी करना है। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, इज इशूड बाय अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। फर्दर एफपीओ इज इशू बाय लिस्टेड पब्लिक कंपनी। तो ये तो अपने जेब के मार्क है, एफपीओ इज इशूड बाय लिस्टेड कंपनी जिसका नाम स्टॉक मार्केट में रजिस्टर हो चुका है। ऐसी कंपनी जब ऑफर करती है उसे एफपीओ कहते हैं, और जो अभी तक लिस्टेड नहीं हुई है, फर्स्ट टाइम मार्केट में आई है, पहला प्यार, उसे कहते हैं आईपीओ। ठीक है, व्हेन इशू, इट इज यूजुअली, इट इज मतलब नहीं समझता मुझे, आईपीओ is usually issued by the existing company which want to raise capital from public। जी हाँ, ऑलरेडी कंपनी है ना, हमने शार्क टैंक देखा ना, शार्क टैंक में आते हैं, शार्क टैंक में लोग आते हैं, अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करते हैं, और शार्क से बोलते हैं कि हमें इतने % पे हमारे इक्विटी शेयर आपको देने हैं। मतलब ऑलरेडी कंपनी मार्केट में है, ऑलरेडी कंपनी मार्केट में बिजनेस कर रही है, प्रॉफिट भी कमा रही है, मतलब कि उस कंपनी का एग्जिस्टेंस मार्केट में है, बट अभी तक उन्होंने अपने शेयर्स, मतलब प्रमोटर ने अपने शेयर्स पब्लिक को नहीं दिए हैं। यस, इसे कहते हैं। और जब वो पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करते हैं, मैं कह सकता हूं प्रमोटर से अपने शेयर्स पब्लिक तक पहली बार जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज आईपीओ, फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम। तो यूजुअली इशूड बाय एग्जिस्टिंग कंपनी, जी हाँ, कंपनी तो है, विच वॉन्ट टू रेज अ कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक।
अब ये प्रमोटर, ये 7 लोगों को पब्लिक का साथ चाहिए। तो जब एग्जिस्टिंग कंपनी वांट टू रेज कैपिटल, कलेक्ट द कैपिटल फ्रॉम पब्लिक, उस सिचुएशन को आईपीओ कहते हैं। और जो ऑलरेडी अपने शेयर मार्केट में इशू कर चुकी हो, जिसको बिजनेस को एक्सपांशन करने के लिए और पैसों की जरूरत है, ऐसी कंपनी को फॉर द पब्लिक। तो एफपीओ इज यूजुअली इशूड बाय लिस्टेड पब्लिक कंपनी व्हेन ही वांट टू रेज फर्दर कैपिटल। जी हाँ, ऑलरेडी ये कंपनी रजिस्टर्ड थी, ये कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड थी, इन्होंने पहले अपने शेयर बेचे हैं, पब्लिक इनको पहचानती है। अब ये कंपनी को और पैसों की जरूरत है। हो सकता है इस कंपनी को अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है, मॉडर्नाइज करना है, डाइवर्सिफाई करना है, और ज्यादा पैसों की जरूरत है। और ये जाते हैं पब्लिक के पास, बोलते हैं आप तो हमें पहचानते हो ना, ऑलरेडी आप हमारे शेयर होल्डर हो, हमको और पैसों की जरूरत है, क्या आप और शेयर खरीदना चाहते हो? ये दोबारा अपने शेयर मार्केट में ऑफर कर देते हो। ये लिस्टेड कंपनी है और दोबारा जब पैसे पब्लिक से कलेक्ट करना चाहती है शेयर बेच के, उसे एफपीओ कहते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? ये अनलिस्टेड कंपनी है, ये लिस्टेड कंपनी है, ये एग्जिस्टिंग कंपनी है, बट अभी तक ये कंपनी ने अपने शेयर पब्लिक को ऑफर नहीं किए, ये फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स ऑफर करने वाली है। यस, तो व्हेन इशू, तो इट इज इशू व्हेन कंपनी वांट टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम द पब्लिक, और यहाँ पे इट इज ऑलरेडी इशूड, ऑलरेडी कलेक्टेड, फर्दर कलेक्शन के लिए ये लोग जाने वाले हैं। तो मेन पॉइंट क्या बनेगा बेटा? वांट टू रेज कैपिटल फ्रॉम अ पब्लिक फॉर फर्स्ट टाइम, यहाँ पे फर्स्ट टाइम पैसा लेना है, और यहाँ पे फर्दर कैपिटल रेज करना है। तो फर्दर कैपिटल रेज करने को एफपीओ बोलते हैं, फर्स्ट टाइम कलेक्ट करने को आईपीओ बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ इशू, आईपीओ प्रोसीड एफपीओ, आईपीओ के बाद क्या होता है? एफपीओ। आईपीओ इज द फर्स्ट टाइम सेल द शेयर्स टू द पब्लिक, एफपीओ इज ऑलवेज डन आफ्टर द आईपीओ। एक बार आईपीओ हो जाने के बाद जब अब दूसरी बार शेयर्स को बेच के पैसे कलेक्ट करते हो, उसे कहते हैं एफपीओ। आईपीओ के बाद एफपीओ होता है। कोई बोल रहे आईपीओ ऑलवेज डन आफ्टर द एफपीओ इज द सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट सेल ऑफ द शेयर्स। ऑलरेडी बेचे थे, सेकेंड टाइम अपने शेयर बेच रहे हो। तो इन शॉर्ट में मुझे ये समझ में आ गया कि आईपीओ में क्या लिखना है? फर्स्ट टाइम है, अनलिस्टेड कंपनी है, पहली बार पैसे पब्लिक से कलेक्ट करने को आ रही है, उसे आईपीओ कहते हैं। ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, ऑलरेडी इशूड किए हुए शेयर है, इनको और एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत है, और ये दूसरी बार या तीसरी बार सब्सिक्वेंटली अपने शेयर बेच के पब्लिक से पैसा लेना चाहती है। तो ये ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, दोनों पब्लिक कंपनी ही है। ठीक है, चलिए, ये फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हैं, वो सब्सिक्वेंट टाइम या फर्दर कलेक्ट कर रहे हैं। लिस्टिंग, कंपनी हैज टू गेट द itself listed for the first time before issuing the IPO. Company making and FPO is already listed company. बार बार यही वर्ड आ रहे हैं, लिस्टिंग, तो ये फर्स्ट टाइम लिस्टेड होगी, ये ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी करती है FPO। ठीक है। रिस्क, इट इज अ वेरी रिस्की, क्योंकि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को या फर्स्ट टाइम पब्लिक को अप्रोच कर रहे हैं। इट इज लेस रिस्की बिकॉज ऑलरेडी पब्लिक उनको पहचानती है मार्केट में, उनकी पास्ट परफॉर्मेंस को पता है। तो आईपीओ, यहां पे बोला आपको आईपीओ इज अ वेरी रिस्की फॉर द इन्वेस्टर्स एज कैन नॉट प्रिडिक्ट द कंपनी परफॉर्म्स। यस, एफपीओ थोड़ा पब्लिक के लिए रिस्की हो सकता है, क्योंकि पब्लिक को पता नहीं कि कंपनी मार्केट में कैसे परफॉर्म करेगी, क्योंकि अभी पहली बार वो अपने शेयर्स मार्केट में ला रही है। इट इज अ लेस रिस्की इन्वेस्टर्स के लिए, ही हैज अ आइडिया द कंपनी पास्ट परफॉर्मेंस, है ना। अगर टाटा, रिलायंस कोई शेयर्स ला रहा है तो आई नो, अंबानी कोई शेयर्स ला रहा है तो आई नो कि भाई अदानी, अंबानी, टाटा, ये आदित्य बिरला, ये सब ग्रुप ने ऑलरेडी अपने शेयर्स मार्केट में ला चुके। कोई अचानक कंपनी आती है, लंबाबाई जंबाबाई एंटरप्राइजेस अपने शेयर बेचना चाहती है, और भाई पब्लिक को टेंशन है, लंबाबाई जंबाबाई है कौन भाई, पहली बार मार्केट में आ रहे। तो इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क, अगर न्यू आईपीओ आता है तो रिस्क ज्यादा होता है, बिकॉज उनको उनकी परफॉर्मेंस पता नहीं होती है, जबकि एफपीओ में ऑलरेडी कंपनी की परफॉर्मेंस को पता होती है। तो वेरी ब्यूटीफुल 6 पॉइंट है। रिस्क, लिस्टेड, राइट, इनिशिएटेड है, वहां पे कंपनी कब करती है, व्हेन, सिंपल वर्ड है, व्हेन इशू, टाइप्स ऑफ इशूअर कौन है, लिस्टेड, अनलिस्टेड है, व्हेन इशू, और ऑर्डर ऑफ इशू। ठीक है, ऑर्डर मतलब सीक्वेंस पूछ रहा है, पहले आईपीओ होता है फिर एफपीओ होता है, वहां पे बोला एफपीओ ऑलवेज डन आफ्टर द आईपीओ, दोनों का मतलब एक ही बोल रहा है वो कि पहले आईपीओ होता है उसके बाद ही एफपीओ होता है। यहाँ पे लिखा एफपीओ ऑलवेज डन आफ्टर आईपीओ। ठीक है बेटा, चलिए, तो बहुत सिंपल था, आया तो पूरा 5 मार्क लिखना बेटा, ये छोड़ना नहीं है आपको, प्लीज 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 प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है,
थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट मैं कहना चाह रहा हूं कि आपको राइट इशू और बोनस इशू आ सकता है। जी हाँ, ये जरा बहुत ध्यान से बेटा ये वीडियो में अब स्किप मत करना या अब आगे पीछे मत करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूं। ये बार बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क का, मैं बार बार मेरे हर वीडियो में मैंने रिपीट किया है, ये साल का प्रिडिक्शन 23-24 के पेपर के लिए प्रिडिक्शन कर रहा हूं ना मैं, वो है अपना फीचर्स ऑफ प्रेफरेंसेस और टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस। 8 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन बैठ सकता है, और उसके ऑप्शन में चैप्टर नंबर 3 में एक क्वेश्चन बनाते हैं ये लोग जानबूझ के। उस क्वेश्चन का नाम है एक्सप्लेन या इश्यू ऑफ शेयर्स टू इट्स मेंबर एनी टू टाइप। हाँ, मेंबर को शेयर इशू करने के 2 तरीके एक्सप्लेन करो। और ये जो डिस्टिंग बिटवीन आप पढ़ रहे हो ना, अगर आपने ऐसे का ऐसा लिख लिया तो 8 मार्क के लिए यूज हो जाएगा। राइट इशू और बोनस इशू, ये दोनों इशू हम किसे करते हैं, तो हमारे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को। जी हाँ, इट इज अ मेथड, इट इज अ वे टू ऑफर शेयर्स टू योर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। और ये 8 मार्क में सवाल आ सकता है, आपको ये ध्यान रखना। यस, ये क्वेश्चन आपको कहां पे आ सकता है, तो राइट इशू या बोनस इशू की 4 मार्क की शॉर्ट नोट्स आ सकती है। दोनों को क्लब करके 8 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, या फिर 4 मार्क का डिस्टिंक्शन के लिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए मैं थोड़ा सा बैकअप ले सकता हूं, क्योंकि ट्रांसफर ट्रांसमिशन है अपने पास में। यस, फिर अपने पास में शेयर है, फिक्स कैपिटल, ओन कैपिटल, बोरोड कैपिटल अपने पास में, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल अपने पास में, आईपीओ है अपने पास में, पीछे इंटरेस्ट और डिविडेंड का डिस्टिंग बिटवीन है, तो और भी बहुत सारे डिस्टिंग बिटवीन, पर इसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये आपको 3 जगह पे आ सकता है। शॉर्ट आंसर्स में आ सकता है, डिस्टिंग बिटवीन में आ सकता है, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो इसको छोड़ने की गलती ना करना, बने रहना वीडियो को एंड तक बेटा, पूरे डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले। ये हमारा थर्ड डिस्टिंग बिटवीन रहेगा। यस, लेट्स सी, ट्रांसफर ट्रांसमिशन देखा आपने। आईपीओ एफपीओ में खाली लिखना क्या है, याद रखना क्या है, आईपीओ मतलब फर्स्ट टाइम, एफपीओ मतलब फर्दर इशू। आईपीओ करते समय कंपनी लिस्टेड है, एफपीओ करते समय, आईपीओ करते समय कंपनी अनलिस्टेड है, एफपीओ करते समय कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है। आईपीओ करते समय इन्वेस्टर्स का रिस्क ज्यादा है, क्योंकि अननोन कंपनी है, पीपल्स आर नॉट अवेयर विद द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, जबकि एफपीओ में पब्लिक का रिस्क कम होता है, बिकॉज पीपल्स और इन्वेस्टर्स नो अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। चले सरल भाषा में, आसान तरीके से, लिक्विड फॉर्म में पढ़ते क्या होता है राइट इशू, क्या होता है बोनस इशू। तो मैंने आपको पहले ही कह दिया, जब कंपनी अपने शेयर्स को क्या करती है, ऑफर करती है। बेटा ये वर्ड याद रखना, इशू का मतलब राइट्स इशू और बोनस इशू, इशू का मतलब होता है ऑफर करना। जब भी कंपनी अपने शेयर्स ऑफर करती है अपने किसको बेटा, शेयर होल्डर को, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को। जी हाँ, अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को जब शेयर्स ऑफर किए जाते, तो ऑफर करने के 2 तरीके, एक फ्री में बांटा जा सकता है और एक उनको अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है कि भाई तुम एक्स्ट्रा शेयर खरीदो कुछ पैसे देके, डिस्काउंट पे या बेनिफिट प्राइस पे। तो राइट इशू तब किया जाता है जब उसे शेयर्स ऑफर तो कंपनी करती है, पर उससे कुछ तो पैसे लेती है फेस वैल्यू के, ठीक है। बोनस देते समय कंपनी कोई भी पैसे लेती नहीं है, तो एक चार्जेबल है और एक फ्री है, पर दोनों कंपनी अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स को ही देती है, ये ध्यान रखना बेटा। चलिए चलते हैं इन डिटेल में, कब होता है, कैसे होता है, कैसे पेमेंट करेंगे, किसे मिलता है किसे नहीं मिलता है, कौन सी सिचुएशन में कंपनी ये करती है, देखते। बहुत सिंपल है मीनिंग। राइट इशू या राइट शेयर्स का मतलब क्या होता है, मीनिंग, डेफिनेशन शॉर्ट आंसर्स में आएगा। एक्सप्लेन द बोनस इशू या बोनस शेयर्स, राइट इशू या राइट शेयर्स, ठीक है। इन अ राइट इशू, इशू का मतलब मैंने बोला ऑफर, इन राइट ऑफर या राइट इशू या राइट शेयर्स, शेयर्स आर ऑफर टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। यहां पे भी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को ही ऑफर किए जाते हैं। कंपनी ऑफर द शेयर होल्डर्स द फर्स्ट ऑप्शन टू बाय। जी हाँ, राइट इशू में पहला मौका दिया जाता है। जैसे आप अभी 12 पास हो जाओगे, मुझे पूरा भरोसा है, 12 पास होने के बाद में जब आप 13 में जाओगे, डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले जाओगे, F5 BCom, F5 BMS, F5 बेस कहीं पे भी, तो अगर आपकी कॉलेज डिग्री कॉलेज है तो पहला मौका वो आपको देंगे कि आप हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हो, यू हैव अ राइट्स टू टेक अ फर्स्ट एडमिशन।
जब आप ठुकरा दोगे अपनी कॉलेज को, तब वो बाहर वालों को क्या करेंगे, इनवाइट करेंगे कि आइए और हमारी कॉलेज में एडमिशन लीजिए। तो जब आपको प्रायोरिटी मिलती है टू टेक अ एडमिशन, उसे कहते हैं यू हैव अ राइट टू टेक अ एडमिशन, तुम्हारा अधिकार है, तू एग्जिस्टिंग हो। उसी तरह कंपनी जब एफपीओ करती है ना, फर्दर पब्लिक ऑफर, दूसरी बार अपने शेयर्स मार्केट में इशू करती है, तो एफपीओ करने के पहले, मार्केट में दूसरी बार अपने शेयर पब्लिक को ऑफर करने के पहले उसे अपने शेयर्स ऑफर करने पड़ते हैं अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयरहोल्डर को। इक्विटी शेयरहोल्डर को पूछना पड़ेगा, भाई कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, क्या तुम्हें कंपनी में और पैसा इन्वेस्टमेंट करना है? तो पहला मौका आपको। अगर यस इक्विटी शेयरहोल्डर्स को डिनाई करते तो वो शेयर्स मार्केट में ऑफर किए जाते, पर अगर वो डिनाई नहीं करते तो पहला मौका उनका होता है, उससे कहते हैं राइट इशू। तो सिंपल लफ्ज़ में बोलूं, राइट्स गिवन बाय कंपनी टू इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयरहोल्डर टू सब्सक्राइब टू बाय एडिशनल शेयर्स। जी हाँ, एडिशनल शेयर्स खरीदने का जब कंपनी राइट्स देती है, अधिकार देती है अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयरहोल्डर को, दैट इज कॉल्ड एज अ राइट इशू। समझ में आया बेटा? फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट चांस टू बाय द शेयर्स ऑफ द कंपनी। बोनस शेयर्स आर इशू टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयरहोल्डर एट फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना, ये आपको फ्री में दिए जा रहे हैं। ये लो भाई, ये शेयर्स आपके। ये कब दिए जाते हैं? जब कंपनी में भरपूर प्रॉफिट हो, सरप्लस प्रॉफिट हो। ठीक है, चलिए आगे आएगा। पेमेंट, क्या पैसे देने पड़ते हैं? जी हाँ, राइट इशू में आपको पहला चांस मिलता है। भाई आप कॉलेज के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हो, इसका ये मतलब नहीं कि 13वीं में फ्री कर देंगे, FI BCom फीस माफ, फीस भरनी पड़ेगी, पर पहला मौका दिया जा रहा है आपको एडमिशन लेने का, भीड़ से अलग हटके। ठीक है, तो यस, सब्सक्राइबर मतलब कि जो इन्वेस्टर्स है, जो शेयर होल्डर्स है, हैव टू पे फॉर द राइट शेयर्स। जी हाँ, सब्सक्राइबर को पैसे पे करने पड़ेंगे। बोनस शेयर्स आर द टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। शेयर होल्डर्स कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, मजे करो, जाओ ऐश करो, कंपनी बोनस के नाम पे शेयर्स बांट रही है। तो ये फुल्ली पेड शेयर्स है जो कंपनी अपने तरफ से अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे रही है। तो बोनस शेयर्स के समय शेयर होल्डर को पैसे देने की जरूरत नहीं है, बट राइट इशू में अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो, शेयर्स को खरीद रहे हो, जैसे आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, वैसे ये जब सब्सक्राइब करने आते तब इसे कुछ पे करना पड़ेगा। कंपनी ओनली गिव देम राइट टू बाय दिस शेयर्स। जी हाँ, खरीदने का अधिकार दे रही है, फ्री दे रही नहीं है। तो राइट इशू में पे करना पड़ेगा, बोनस में पे करने की जरूरत नहीं है। फुल्ली पार्टली फुल्ली पेड अप शेयर्स। जी हाँ, देखिए जब राइट इशू करने जा रहे हैं तो मे भी पॉसिबल कि कंपनी आपसे टुकड़ों में पैसा ले। एप्लीकेशन मनी हो सकती है, अलॉटमेंट मनी हो सकती है, कॉल मनी हो सकता है, बट बोनस में तो आपको शेयर्स में कुछ पे ही नहीं करना, ऑलरेडी उसके ऊपर फुल्ली पेड है, कंपनी ने ही वो शेयर्स के पूरे पैसे चुका दिए, आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। तो लेट्स सी, शेयरहोल्डर हैव टू पे फॉर दिस शेयर्स, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी के नाम पे पैसे देने पड़ेंगे, टिल द फुल मनी ऑन शेयर्स इज नॉट पेड अप। बोनस शेयर आर ऑलरेडी फुल्ली पेड अप शेयर्स, सो नो मनी हैज टू बी पेड, इसके ऊपर कोई पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या दिया बेटा आपने को? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। कंपनी हैज टू ऑब्टेन मिनिमम सब्सक्रिप्शन। जी हाँ, जब कंपनी राइट इशू करती है तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कलेक्ट करना जरूरी है। इफ कंपनी फेल टू रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इट हैज टू रिफंड एंटायर मनी। अगर कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं कर पाती है, ठीक है, पब्लिक से, पब्लिक ट्रस्ट नहीं दिखाती, शो नहीं दिखाती अपना इंटरेस्ट, और कंपनी ने जितनी एक्सपेक्टेड सब्सक्रिप्शन है उतनी नहीं करी, तो जितनों के पैसे पब्लिक से लिए वो रिटर्न करने पड़ेंगे। मतलब एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयरहोल्डर के पैसे रिटर्न करने पड़ सकते हैं एप्लीकेशन मनी के, जबकि यहाँ पे देयर इज नो सब्सक्रिप्शन टू बी कलेक्टेड। बोनस शेयर्स इशू करते समय कंपनी को कोई मिनिमम कलेक्ट करना नहीं होता। बोनस आर इशूड एट फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द कंपनी। जब कंपनी ह्यूज प्रॉफिट में चल रही है, जब कंपनी बूम पे चल रही है, तब कंपनी अपने सरप्लस प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट करती है, उस प्रोसेस को बोनस कहते हैं बेटा। और बोनस करते समय कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन रूल को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ राइट इशू करते समय मिनिमम सब्सक्रिप्शन फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, राइट टू रीअनाउंस। यस, रीअनाउंस का मतलब क्या होता है? कंपनी ने समझो मिस्टर एक्स या मिस्टर अमित या मिस्टर शहनाज या मिस्टर राम जी को ये शेयर अलॉट किया है, तो क्या मिस्टर राम जी के पास अगर पैसे नहीं है तो मिस्टर श्याम जी को, मिस्टर शहनाज के पास पैसे नहीं है तो वो अरबाज को अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकती है। तो राइट इशू में कर सकते हो भाई तुम रीअनाउंसेशन। जी हाँ, आपको अलॉट हुआ, आप किसी और को दे दो चलेगा,
बोनस में नहीं भाई, कोई फ्री का माल किसी और को दिया जा सकता है क्या? नहीं भाई, तुमको मिला चुप करके गटक जाओ। तो यस, राइट इशू, राइट टू रेम्यूनरेशन, द शेयर होल्डर कैन रेम्यूनराइज या रीअनाउंस हिज शेयर्स। शेयर होल्डर कैन नॉट रीअनाउंस हिज शेयर्स। कोई पागल ही होगा जो बोनस मिलने के बाद किसी और को दे दे, ठीक है। पर्पस ऑफ इशू, क्या पर्पस है? जब कंपनी को भाई, कंपनी के को पैसे की जरूरत होती है, कंपनी को एक्सपांड करना है, मॉडर्नाइज करना है ना, तब कंपनी राइट इशू करती है। और जब कंपनी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है ना भैया, पैसा ज्यादा हो जाता है, प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है, तब कंपनी बोनस इशू करती है, ठीक है। लेट्स सी, राइट इशू इज डन, राइट इशू इज डन बेटा, right issue is done by a company when it want to raise a fresh fund to but want to give a chance to their existing increase their shareholder। बेटा वहां पे क्या बोला है? जब कंपनी को फ्रेश कैपिटल की जरूरत है, जब कंपनी को फंड रेज करना है फर्दर एक्सपांशन मॉडर्नाइजेशन के लिए, पैसों की जब जरूरत होती है, तब कंपनी ये काम करती है। When company has to accumulated huge profit, यहाँ पे पैसों की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी पैसे बहुत सारे, रिजर्व बहुत सारा है, प्रॉफिट बहुत सारा है, तो कंपनी वांट टू रिवॉर्ड एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयरहोल्डर, तो कंपनी अपना प्रॉफिट उनके साथ शेयर करना चाहती है, तब बोनस बांटा जाता है। तो जब पैसे ज्यादा हो जाते हैं कंपनी के पास, प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है, तब कंपनी बोनस बांटती है। जब पैसों की जरूरत होती है, तब कंपनी राइट इशू करती है। तो होप माय डियर स्टूडेंट, ये 6 के 6 पॉइंट आपको प्रॉपरली समझ गए होंगे, और आप एग्जाम में डिस्टिंग बिटवीन नहीं आके शॉर्ट नोट आया, शॉर्ट नोट नहीं आके आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आया, तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे, ऐसी मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। अब लीस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग बिटवीन में जाते हैं हम लोग बेटा, वो है अपना लास्ट वन, ये थर्ड चैप्टर का तीसरा डिस्टिंग बिटवीन है। हाँ, स्किप मत कर देना गलती से, मैंने बोला लिस्ट इंपॉर्टेंट है, नॉट इंपॉर्टेंट नहीं बोला है मैंने, क्योंकि इकोनॉमिक्स के लास्ट टू लास्ट ईयर के पेपर में मैंने प्रूफ कर दिया कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो नहीं आ सकता भाई। तो भाई एक लिमिटेड डिस्टिंग बिटवीन पढ़ लो, शॉर्ट आंसर्स में कहीं ना कहीं पे आ जाएंगे, पर आखिरी में पढ़ना है इसको, फिक्स प्राइस मेथड और बुक बिल्डिंग प्राइस मेथड। शॉर्ट नोट्स में पक्का बैठ सकता है ये क्वेश्चन, बुक बिल्डिंग मेथड क्या होता है एक्सप्लेन करो। जी हाँ, मैं फिर से बताना चाह रहा हूं अगर क्वेश्चन आएगा तो बुक बिल्डिंग मेथड में आ सकता है आपको, वो शॉर्ट क्वेश्चन जा सकता है शॉर्ट आंसर्स के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय बुक बिल्डिंग मेथड? तो पहले समझो, परखो, फिर लिखो। कितने पॉइंट है यहाँ पे अपने पास बेटा? 6 पॉइंट है, आराम से जाएंगे 6 पॉइंट के लिए, सिंपल है। क्या होता है समझने की कोशिश करो। ये दोनों भी तरीके क्या है बेटा? आपके शेयर्स की प्राइस को डिसाइड करना। कोई कंपनी मासूम होती है, भोली होती है, जो अपने शेयर्स की प्राइस पहले डिसाइड करते, तो चिल्ला पड़ती है, भाई मेरा एक शेयर 10 रुपये का है, आइए और खरीदिए। पब्लिक बोलती नहीं नहीं भाई बहुत महंगा है, अरे बहुत सस्ता है, पब्लिक के कमेंट चालू हो जाएंगे। कोई कोई कंपनी ऐसी सियानी होती है जो शेयर होल्डर पब्लिक से ही प्राइस डिसाइड करवाती है, बोलते हैं आप बोली लगाओ मेरी कंपनी के शेयर्स की प्राइस का, आप जो प्राइस बताओगे वो मैं रखूंगा। अब कोई भाई बोलेगा 2 रुपए का शेयर बेचो, कोई बोला 1 रुपए का बेचो, कोई बोले 10 रुपए का बेचो, कोई बोला 15 रुपए का बेचो, कोई बोला 30 रुपए का बेचो, बस कंपनी ने पकड़ लिया 30 रुपया, हाईएस्ट बीडिंग, जिसने सबसे हाई प्राइस बोली। अब कंपनी बोलती पब्लिक ने जो प्राइस बताई है उस प्राइस पे मेरा शेयर बेच रहा हूं, तो पब्लिक के कमेंट अपने आप बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे बुक बिल्ड की जाती है, प्राइस बिल्ड की जाती है बाय द पब्लिक टेकिंग अ बिडिंग। पब्लिक की ऑफर्स को बिड कहा जाता है। अगर आपको पता तो आईपीएल होता है, आईपीएल या T20 क्रिकेट होता है, जब यहाँ पे हमारे प्लेयर्स का ऑक्शंस होता है, ठीक है ना, हर टीम अपने प्लेयर्स को सब्सक्राइब करती है, परचेस करती है, और उस हर एक प्लेयर के लिए बिडिंग होती है, बिडिंग में बोली लगती है, पहले से प्राइस डिसाइड नहीं होती है, एक प्राइस बैंड दिया जाता है, मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस, उसके बीच में हर टीम क्या लगाती है, बोली, और जिसकी हाई प्राइस पे बोली लगती है प्लेयर की, उस प्राइस पे उसको खरीदा जाता है, ना कि लो प्राइस पे। उस मेथड को बुक बिल्डिंग मेथड कहते हैं, और उसके बाद उसकी प्राइस प्रोस्पेक्टर में छापी जाती है। उसी तरह हमारे शेयर्स को भी ऑक्शन किया जाता है, बोली लगवाई जाती है, और जो हाई प्राइस बोली लगती है उस प्राइस को फिक्स करके प्रोस्पेक्टर में प्रिंट करके दिया जाता है। यहाँ पे प्री डिसाइडेड प्राइस होती है, यहाँ पे प्राइस डिसाइड करवाई जाती है। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं। होप पूरा कंक्लूजन आपको समझ में आ गया होगा। शुरू करते हैं। फिक्स प्राइस इशू मेथड का मतलब क्या होता है और बुक बिल्डिंग मेथड का मतलब क्या होता है। अंडर मत लिखो, ऐसे लिखो, फिक्स प्राइस इशू मेथड, दिस इज अ मेथड द इशू प्राइस ऑफ शेयर्स इज मेंशन, ऑलरेडी पहले से क्या किया जाता है, मेंशन इन द प्रोस्पेक्टर। जी हाँ, फिक्स प्राइस मेथड में अगर मैं मेरे शेयर्स को बेच रहा हूं तो जहां पे मैंने मेरे शेयर्स की प्राइस पहले से क्या कर दी बेटा,
प्री डिसाइडेड है कि भाई मुझे मेरा शेयर इतने रुपए में बेचना है, तो कंपनी अपने शेयर्स की प्राइस खुद डिसाइड करके क्या कर देती है, प्रिंट करती है। इन्वेस्टर हैव टू बाय द शेयर्स एट दैट प्राइस, वो प्राइस पे इन्वेस्टर्स को अगर खरीदने की इच्छा है तो खरीदेगा। बुक बिल्डिंग मेथड में क्या होता है, पहले से कंपनी अपनी प्राइस डिसाइड नहीं करती है, तो अंडर अ बुक बिल्डिंग मेथड द इश्यू प्राइस, मतलब क्या इशू का मतलब मैंने आपको बोला ऑफर प्राइस, कंपनी किस प्राइस में शेयर ऑफर कर रही है, ऑफर प्राइस इशू प्राइस इज डिटर्मिनेटेड, मतलब कि फिक्सिंग या डिसाइडेड बाय द बिडिंग प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस बेटा, बिडिंग, बोली लगेगी 5 लाख 10 लाख 15 लाख 25, ऐसा 10 रुपया 15 रुपया 20 रुपया 25 रुपया 30 रुपया, जिसकी हाईएस्ट बिड होगी उस बिड को फिर प्रिंट किया जाएगा। द इन्वेस्टर आर गिविंग अ प्राइस बैंड, जी हाँ ये एक वर्ड है प्राइस बैंड, प्राइस बैंड और रबर बैंड होता है ना, रबर बैंड, रबर बैंड की 2 बाजू होती है, एक बाजू दूसरी बाजू, वैसे प्राइस बैंड है, एक बाजू दूसरी बाजू, मिनिमम साइज और मैक्सिमम साइज। यहां पे दे दिया था मिनिमम प्राइस को बोलते हैं फ्लोर प्राइस, मैक्सिमम प्राइस को बोलते हैं कैप प्राइस। ये शॉर्ट आंसर्स में लिखना प्लीज बेटा। मैंने बोला बोली लगाओ 3 रुपए से लेके 30 रुपए तक, तो ये 3 रुपए से लेके 30 रुपया मिनिमम और मैक्सिमम को प्राइस बैंड कहा जाता है। इसके बीच में इन्वेस्टर्स अपनी बोली लगाते हैं, ठीक है। इसमें बीच में जो प्राइस हाईएस्ट होगी, समझो 27 के बाद बोली रुक गई, किसी ने 27 रुपीज के ऊपर नहीं बोला, तो माई कट ऑफ प्राइस होगी 27 जो प्रोस्पेक्टर में छापी जाएगी। लेट्स सी आस्क्ड एंड बिड प्राइस विद इन द बैंड, बैंड के बीच में ही बोली लगेगी। दिस इज द वे द कंपनी अराइव एट अ प्राइस विच विल सेल द शेयर्स, और हाईएस्ट बिड को फिर सेल्स प्राइस करेंगे। तो समझ में आया ये है क्या सर, तो फिक्स प्राइस इशू मेथड, मतलब कंपनी अपने शेयर्स की प्राइस कैसे डिसाइड करती है, तो कंपनी अपने शेयर्स की प्राइस डिसाइड, चाहे वो आईपीओ एफपीओ, कंपनी अपने शेयर्स की प्राइस 2 वे से डिसाइड कर सकती है, या तो वो फिक्स प्राइस रखेगी कंपनी खुद डिसाइड करके छाप देगी, या तो पब्लिक से बोली लगवा के जो हाईएस्ट प्राइस होगी उसको डिसाइड करके, पर बोली लगाते समय कंपनी अपने शेयर को क्या देगी, प्राइस बैंड, प्राइस बैंड मतलब अ प्राइस मिनिमम एंड मैक्सिमम, उसके बीच में बिडिंग होगी, ठीक है। चलो प्राइस ऑफ द शेयर्स, द एग्जैक्ट प्राइस, फिक्स प्राइस ऑफ द शेयर्स इज नो इन एडवांस। जी हाँ, यहां पे होता क्या है, फिक्स प्राइस इशू मेथड में शेयर होल्डर को पहले से शेयर्स की फिक्स प्राइस क्या है वो पहले से पता चल जाता है कि भाई 10 रुपए में शेयर बिकेगा, 12 रुपए में शेयर बिकेगा, पहले से डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड। तो पब्लिक कैन कम टू नो द एक्चुअल प्राइस, इट इज मेंशन इन द प्रोस्पेक्टर, प्रोस्पेक्टर के अंदर प्राइस छाप के दे दी जाती है। यहां पे क्या होता है, द प्राइस ऑफ द शेयर इज नॉट नो इन एडवांस, यहां पे शेयर होल्डर को एडवांस में पहले से पता नहीं होता कि शेयर की प्राइस क्या रहेगी, ओनली इन द मिनिमम प्राइस एंड मैक्सिमम प्राइस। पब्लिक को यह अंदाज आता है प्राइस बैंड से, प्राइस बैंड से यह अंदाज आता है कि 3 रुपए से लेके 30 रुपए तक प्राइस हो सकता है, इसके बीच में कोई भी प्राइस हो सकती है। एट विच द कंपनी विलिंग टू सेल शेयर्स इज नोन एज अ एडवांस। तो यहाँ पे एडवांस में प्राइस पता होती है, यहाँ पे प्राइस पता नहीं होती है, अंदाजा होता है। प्रोस्पेक्टस, कंपनी हैज टू इशू द प्रोस्पेक्टर, इट कंटेन द डिटेल्स ऑफ प्राइस, शेयर्स, ऑफर एंड टोटल नंबर्स ऑफ शेयर्स। सर यहाँ पे जब प्रोस्पेक्टर बनता है तो प्रोस्पेक्टर में प्राइस, शेयर की प्राइस, टोटल नंबर्स ऑफ शेयर्स, कितने बेचने वाले हैं, वैल्यू ऑफ शेयर सब प्रिंटेड होता है। जबकि यहाँ पे कंपनी इशू रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टर। अच्छा याद रखना बेटा, यहाँ पे मैं स्टार मार्क करता हूँ, FIJC में आपने पढ़ा था रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टर। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टर का मतलब होता है इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टर, जहाँ पे पूरी जानकारी कंपनी शेयर करती नहीं है, ऐसे प्रोस्पेक्टर को रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टर कहते हैं। और अगर कंपनी बुक बिल्डिंग मेथड से अपनी प्राइस डिसाइड करवाने वाली है तो कंपनी प्रोस्पेक्टर ना इशू करके क्या इशू करती है, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टर इशू करती है। इट कंटेन ओनली प्राइस बैंड, यहाँ पे क्या लिखा रहता है बेटा, प्राइस बैंड, जहाँ पे 3 रुपए से 30 रुपए लिखा होता है, और साइज ऑफ इशू, कितने शेयर बेचने वाली है वो बताती है, और प्राइस बैंड कितने में एग्जिट बिकेगा वो लिखा हुआ होता नहीं, इसीलिए रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टर को इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टर विद डिटेल होता है, यहाँ पे रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टर जहाँ पे प्राइस बैंड होता है और टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स बताई जाती है, अमाउंट नहीं बताते। क्लियर हुआ यहाँ तक बेटा? फिक्स प्राइस मेथड समझा, बुक बिल्डिंग मेथड समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट डिटर्मिनेट्स ऑफ डिमांड। जी हाँ, यहाँ पे ध्यान देना बेटा, कंपनी कम टू नो, यहाँ पे क्या होता है बेटा, कंपनी कम टू नो द पब्लिक डिमांड फॉर इट्स शेयर्स ओनली आफ्टर क्लोजिंग द इशू। यहाँ पे क्या था बेटा, अगर कंपनी ने पहले से प्राइस डिसाइड कर दी तो कंपनी को वेट करना पड़ेगा
जब तक उसका क्लोजिंग डे खत्म नहीं होता, मतलब कि पता है ना आपको, शेयर इशू करते हैं तो उसको 10 डेज 15 डेज या 6 डे तक ऑफर ओपन रखनी पड़ेगी। शेयर होल्डर्स आएंगे या पब्लिक आएगी, एप्लीकेशन फॉर्म डालेगी, तो क्लोजिंग डेट तक वेट करनी पड़ेगी कि टोटल मेरे शेयर्स की डिमांड कितनी है। बट यहाँ पे क्या होगा, पहले से कंपनी को पता चल जाएगा कि उसकी डिमांड कितनी है। कंपनी कैन नो द पब्लिक डिमांड फॉर इट्स शेयर्स एवरी डे, बिडिंग के बेस पे। बिड्स आर रजिस्टर्ड इन द बुक एवरी डे, हर रोज उसकी बिड को रजिस्टर किया जाता है टिल द क्लोजिंग डे। तो हर रोज उसके शेयर्स की डिमांड कितनी है वो कंपनी को शेयर इशू करने के पहले, प्राइस डिसाइड करने के पहले पता चल जाता है। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी। यस, एप्लीकेशन मनी एंटायर मनी हैज टू बी पेड बाय द इन्वेस्टर्स एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन। यहाँ पे ओनली एप्लीकेशन मनी हैज टू बी पेड एट द टाइम ऑफ बिडिंग। बिडिंग करते समय एप्लीकेशन मनी पे करनी होती है। मनी विल बी कलेक्टेड ओनली आफ्टर इशू द प्राइस हैज बीन फिक्स। प्राइस फिक्स होने के बाद ही पैसे कलेक्ट किए जाएंगे, उसके पहले नहीं। वेन यूज्ड, इट कैन बी यूज एनी इशू, चाहे तुम पब्लिक इशू करो, राइट इशू करो, बोनस इशू करो, ESOS करो, कोई भी मेथड में, चाहे मतलब शेयर आप अपने शेयर होल्डर को इशू करो, शेयर अपने पब्लिक को इशू करो, शेयर अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को इशू करो, किसी को भी शेयर ऑफर करते समय आप फिक्स प्राइस मेथड यूज कर सकते हो। जबकि यहाँ पे बुक बिल्डिंग मेथड कब यूज किया जाता है, जब भी कंपनी पब्लिक को शेयर ऑफर करती है, इन IPO या FPO, पब्लिक ऑफर हो, इनिशियल पब्लिक हो या फर्दर पब्लिक हो, पब्लिक को ऑफर करो तब तुम ये यूज कर सकते हो। FPO या ESPO पे, मतलब मैं एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर या फिर मेरे एम्प्लॉय को जब शेयर ऑफर करूँ तब ये मेथड यूजफुल नहीं है, पब्लिक के लिए ये यूजफुल है। तो होप 6 पॉइंट समझ में आए। कब होता है, तो ये किसी भी मेथड, किसी भी ऑफर में आप यूज कर सकते हो फिक्स प्राइस मेथड, बट जब पब्लिक को ऑफर करो तभी तुम बुक बिल्डिंग कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पे एंटायर अमाउंट लिया जाता है, यहाँ पे अमाउंट लिया जाता नहीं है, लिस्टेड होने के बाद लेंगे या इशू होने के बाद होगा। डिटर्मिनेट ऑफ डिमांड, यस, यहाँ पे डिमांड पता नहीं चलती जब तक क्लोजर डे नहीं आती है। यहाँ पे एवरी डे अपनी डिमांड ऑफ शेयर्स पता चलती है ऑन द बेसिस ऑफ बिडिंग, एवरी डे बिडिंग होती है और वो रजिस्टर किया जाता है। प्रोस्पेक्ट है, यहाँ पे जनरल प्रोस्पेक्ट इशू होते हैं विद डिटेल ऑफ शेयर्स, प्राइस एंड वैल्यू। यहाँ पे रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट इशू होता है जहाँ पे इनकम्प्लीट डिटेल होती है, सिर्फ वहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, टोटल साइज ऑफ शेयर्स और प्राइस बैंड दिया जाता है, एग्जैक्ट प्राइस ऑफ शेयर्स बताया जाता नहीं है। प्राइस ऑफ शेयर्स, यस, यहाँ पे एग्जैक्ट प्राइस ऑफ द शेयर एडवांस में पता चलती है, यहाँ पे एग्जैक्ट प्राइस पता चलती नहीं है। और मेथड है जहाँ पे क्या करते हैं, प्राइस प्रिंट होके आती है प्रोस्पेक्ट में और यहाँ पे बिडिंग करके प्राइस को डिसाइड करवाया जाता है। दिस इज द 4 इंपॉर्टेंट डिस्टिंग बिटवीन ऑफ चैप्टर नंबर 3। बेटा हर एक डिस्टिंग बिटवीन ईजी से ईजी वे में मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। इसके बाद के वीडियो में भी 4 डिस्टिंग बिटवीन हो गए, जिसमें से 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्टिंग बिटवीन रहने वाले हैं। तो ये पूरे डिस्टिंग बिटवीन की सीरीज में हमारे साथ बने रहना। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलना बेटा। आपको डिस्टिंग बिटवीन पूरे मार्क मिले, यही हमारा मकसद है बेटा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सच वीडियो।